नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे थे विज्ञान विज्ञान में अरिहंत पब्लिकेशन की जो कैप्सूल बुक है हैंड रिटेन नोट, उसी को हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग पर डे एक दिन में एक चैप्टर कवर करते हैं और शुरुआत में हम लोग देख रहे थे फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग इसमें भौतिक राशियाँ देख लिए हैं, गति भी देख लिए हैं, बल तथा गति के नियम देख लिए, कार्य देख लिए, गुरुत्वाकर्षण देख लिए। आज हम लोग देखेंगे पदार्थ के यांत्रिक गुण। पदार्थ के यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। ये रहा अपना चैप्टर, पदार्थ का यांत्रिक गुण। ठीक, अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, जैसे आपने पदार्थ के इसके अणुओं के क्या गुण होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। जैसे प्रतिबल क्या होता है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का प्रमेय, या ये प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था क्या होती है। इसमें सिर्फ पदार्थों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया है ऑप्शन की पहला हेडिंग दिया गया पदार्थ के यांत्रिक गुण। तो पदार्थ को आपको पता है कि पदार्थ जो है अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें भी सबसे छोटा परमाणु होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा अणु होता है। ओके, फिर अब इसकी पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं आपको भी पता है कि पदार्थ की अवस्थाएं इस समय पहले 3 थी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन अब इसमें 2 और ऐड हो गई हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस। ओके, तो अब ये तो अब पूछने भी लगा है एक कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है और 5वीं अवस्था क्या है। अब ये पूछ रहा है एग्जाम में। देखिए ठोस में क्या पाया जाता है, तो ठोस में प्रत्यास्था पाई जाती है। एक मिनट, ज़्यादा मोटा नहीं है। ठोस में प्रत्यास्था पाई जाती है। द्रव में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, तो दाब वाला गुण पाया जाता है, प्लवन वाला गुण पाया जाता है, पृष्ठीय तनाव वाला गुण पाया जाता है, और केशिकत्व का श्यानता का गुण पाया जाता है, केशिकत्व का और श्यानता का। ये सब आगे बताएंगे इसमें कि दाब क्या होता है, प्लवन क्या होता है, पृष्ठीय तनाव क्या होता है, केशिकत्व, श्यानता, ये सब। वायुमंडलीय दाब, गैस में से क्या लगता है, अक्सर वायुमंडलीय दाब लगता है। चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था। ओके, आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है प्रतिबल। तो देखिए प्रतिबल और दाब में विशेष फर्क नहीं है। वैसे तो प्रतिबल जो है किसी भी पदार्थ का यांत्रिक गुण है। जैसे हम किसी बल पर लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल, तो उसके अणुओं के बीच जो बल लगता है ना, उसको हम लोग प्रतिबल कहते हैं। मतलब इसके जो विरोध में या इस जो बल कार्य कर रहा है, तो इन अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबल। ठीक है, लेकिन इसे इतना कॉम्प्लिकेट ना करके हम लोग सिंपल समझते हैं कि दाब है तो दाब का भी फार्मूला होता है F/A, और प्रतिबल का भी फार्मूला होता है F/A। दाब में क्या है, जैसे मान लीजिए कि दाब है, ये दाब है तो ये ऑटोमेटिक प्रतिबल हो गया। अगर मान लीजिए कि दाब का में क्या होता है कि जो बल लगाया जाता है वो एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगाया जाता है, मतलब कि सीधा एकदम लंबवत लगाया जाता है, 90 डिग्री पे लगाया जाता है दाब। जबकि प्रतिबल में ऐसा नहीं है, प्रतिबल में आप किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें बेसिक डिफरेंट है अपने समझने के लिए। ओके, इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रत्यानयन बल मतलब कुंजों के बीच में लगता है। प्रतिबल बल का ही उल्टा प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल F/A मात्रा के इसका पता है आपको, न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रतिबल का मात्रक। ओके, अब इसके प्रतिबल कई प्रकार के होते हैं। हालांकि मोटा मोटी 3 प्रकार का होता है प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल, लेकिन इसमें अभिलंब प्रतिबल को 2 प्रकार में बांट दिया है। तो बस प्रतिबल तो अब समझ ही गए हैं कि एक तरह का बल है दाब जैसा, लेकिन इसमें अंतर बस यही है कि अब किस तरह लगता है। तो देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या होता है कि ये सीधा लंबाई की दिशा में लगता है। ठीक है, ये लंबाई में परिवर्तन करेगा या जो भी होगा, ये सिर्फ लंबाई की दिशा में लंबवत लगता है। ठीक है, सॉरी, लंबाई की दिशा में लगता है, लंबवत नहीं, लंबाई की दिशा में। अभिलंब प्रतिबल क्या है कि ये लंबवत लगता है,
एक तरह से दाब की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगे बल को के कारण उत्पन्न प्रतिबल, जैसे दाब लगाएंगे तो उत्पन्न होगा ना कोई बल, तो उसको बोलते हैं अभिलंबवत लगने वाला बल को प्रतिबल। और ये अपरूपक बल क्या होता है कि स्पर्श रेखीय बल लगेगा, ऐसे स्पर्श रेखीय, ठीक है। देखिए स्पर्श रेखीय दिशा में लगने वाले बल को अपरूपक बल कहते हैं। अच्छा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या आता है कि अगर लंबाई में अगर लगाएंगे तो लंबाई घट भी सकती है और लंबाई बढ़ भी सकती है। तो उसी को दिया है कि वस्तु की लंबाई में कमी के कारण उत्पन्न प्रतिबल, जैसे दबा दिए कम हो गई, पहले लंबाई इतनी थी अब कम होके इतनी हो गई, तो दबाए होंगे तो इस पे दाब लगाए होंगे तो फिर ये अंदर इसके पदार्थ के जो पदार्थ हैं अंदर के वो भी तो बल लगाएंगे ना, एक बल काम कर रहा होगा ना, उसी को प्रतिबल कहते हैं। तो कम हुआ तो वो वाला प्रतिबल, या अगर मान लीजिए कि इतना है और इतना बड़ा हो गया तब भी पदार्थ इसके अंदर के जो अणु परमाणु हैं काम करते रहेंगे, तो वो वाला प्रतिबल। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है, तनन प्रतिबल या संपीड़न प्रतिबल। तनन मतलब कि दब जाएगा लंबाई, और तनन में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया, ठीक। अब आ जाइए, विकृति क्या होती है। विकृति मतलब सीधा उसके विकृति यानी उसमें परिवर्तन, ठीक है। उसका प्रारंभिक मान कितना था और उसमें परिवर्तन होकर कितना मान हुआ, उसी को कहते हैं विकृति, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका भी मात्रक कुछ, जैसे मान लीजिए कि लंबाई में परिवर्तन हुआ तो प्रारंभिक लंबाई कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ, जैसे 10 था 12 हुआ था, यानी 2 परिवर्तन हुआ था, ये भी मीटर कट जाएगा ना। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक मान और मान में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ये विकृति कहते हैं। अब कैसा कैसा हो सकता है, तो देखिए लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रफल में हो सकता है, आयतन में हो सकता है। तो देखिए इन तीनों को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे विकृति के प्रकार यहीं पे क्या दिया हुआ है, तो अनुदैर्ध्य रेखीय विकृति क्या होती है। अनुदैर्ध्य रेखीय विकृति क्या होता है, इसमें देखिए लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। अनुदैर्ध्य रेखीय में लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले 10 था अब 12 हो गया, तो कितना परिवर्तित हो गया, 2 हो गया। तो 2/10 यानी 1/5 इसका हो गया अनुदैर्ध्य विकृति। यही दिया है कि प्रारंभिक लंबाई बता के लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, उसी के अनुपात को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं या रेखीय विकृति कहते हैं। आयतन विकृति किसे कहते हैं भाई, तो आयतन में जब परिवर्तन हो जाए। और अपरूपण विकृति किसे कहते हैं, तो अपरूपण में देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा। इसमें स्पर्श रेखीय बल द्वारा होता है, स्पर्श रेखीय द्वारा होता है इसमें परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि अपरूपण विकृति tan थीटा बराबर ए होता है डेल्टा x बटा में l, ओके। अब कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो ये आपको वहाँ पे समझ में आएगा। देखिए ये लंबाई इसकी भुजा की, ये लंबाई है, ठीक है, इतना वाली लंबाई है। जैसे मान लीजिए कि आपने बल लगाया तो कितना परिवर्तन हुआ, इसके मतलब रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई में तो परिवर्तन होगा, तो ऑलरेडी क्षेत्रफल या आयतन वाला में आ जाएगा। लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा तो आकृति अनुदैर्ध्य में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इसके रूप में परिवर्तन होता है। तो देखिए कितना थीटा डिग्री खिसक के इधर आ गया, पहले ऐसा था बल लगाया तो खिसक के इधर आ गया, तो जितना इधर खिसकेगा उतने इधर खिसका होगा। और एक कितना लंबाई इधर से खिसका अपनी प्रारंभिक लंबाई से, तो देखिए यही डेल्टा x है, कितनी लंबाई खिसका, l तो आपको पता ही है कि ये वाली लंबाई है, थीटा आपको बता दिया, ठीक। देखिए इस पे आगे कि इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आपको वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा है कि एक घनाकार वस्तु है। घनाकार में आपको पता ही है कि इसके सभी वो बराबर होंगे भुजाएं। ये कोई वस्तु है आपकी, सभी लंबाइयां इसकी बराबर होंगी। एक घनाकार कोई वस्तु है, मान लीजिए यही वाली है, तो घनाकार वस्तु के ऊपर कुल 30 अंश है, यानी ये थीटा जो है वो 30 अंश है, यानी tan थीटा, अरे थीटा बराबर दे दिया आपका 30 अंश। फिर क्या, इसके विपरीत तलों का विचलन 250 सेमी है, हमेशा मीटर में लेंगे, यानी यही जो है तल के जो विचलन है, यानी डेल्टा x बराबर दे दिया आपको 250
सेमी, इसमें 100 से भाग कर देंगे तो 2.5 मीटर इसका आ गया विचलन। तो घनाकार वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कैसे ज्ञात होगा? अगर हमें लंबाई पता चल जाएगी एल वाली तो हम निकाल लेंगे। सही बात है कि नहीं? उसका क्यूब कर देंगे, आ जाएगा अपना आयतन। तभी मैंने पढ़ के आया कि अपरूपण विकृति यानी tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। आप लोग बोल नहीं ना हो रहे हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। तो tan थीटा, tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा भाई? 1/√3 हो जाएगा और बराबर 2.5 बटा में एल। तो एल उधर जाएगा तो 2.5 में √3 का गुणा हो जाएगा, यानी 2.5 में गुणा कर देंगे 1.73 का। तो कितना आएगा आपका? देखिए इसमें करके कहीं लिखा होगा, यस ये करके लिखा है 4.33 आ जाएगा और इसका हम लोग कर देंगे क्यूब तो आ जाएगा लगभग आपका 81 मीटर। ये आपका आ गया, इसका मीटर क्यूब आयतन आ गया। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अब हुक का नियम इम्पोर्टेंट है, पूछता है हुक जी ने क्या बताया था। तो देखिए हुक जी ने एक बहुत ही सिंपल बात बताई थी कि अगर जितने किसी वस्तु पर बल लगाओगे, अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर जितने बल आप लगाओगे, बल मतलब प्रतिबल, उतने उसमें विकृति उत्पन्न होगी। यानी उसमें अगर लंबाई में लगाओगे तो लंबाई में परिवर्तन होगा, अगर ये इसका आयतन लंबाई चौड़ाई में लगाओगे तो लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होगा, अपरूपण में करोगे तो अपरूप में। तो कुल मिलाकर उन्होंने सीधी सी बात कहा कि भाई जितना बल लगाओगे उतना तुम परिवर्तन लेके जाओगे। तो दुनिया जानती है कि जितना ज़्यादा बल लगेगा उतना ज़्यादा परिवर्तन होगा। फिर इसी को प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उन्होंने दे दिया एक ई नियतांक, इसे बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक। मतलब कि वस्तु कितना हिल डुल सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, वही ई बताता है। ओके, तो देखिए ई बराबर होता है प्रतिबल बराबर विकृति। तो विकृति का आपको पता है कोई मात्रक नहीं होता है, तो प्रतिबल का जो मात्रक वही होगा आपका प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ये उसी को डेराइव किया हुआ है, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। और ये हुआ है कि प्रारंभिक लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन यहाँ पर डेल्टा रहना चाहिए था। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहीं पे उसकी बात को लिखा हुआ है मात्रक का, और यहाँ पे उसका बीमा लिखा हुआ। अब देखिए प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। अब इसमें क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होती है? हालांकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो एकदम सिंपल है, आप समझ जाएंगे 2 मिनट में। हालांकि आप जानते ही होंगे, हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, जिसे हम लोग गामा दिखाते हैं, गामा बीटा ईटा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल लेते हैं और अनुदैर्ध्य विकृति लेते हैं। अनुदैर्ध्य मतलब कि लंबाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन, यानी अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल लगता है और उसमें कितना परिवर्तन हुआ, यानी विकृति कितना, उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये इसका फार्मूला है mgl/πr² डेल्टा एल। देखिए आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, हालांकि कितने लोग, बहुत लोगों को तो पता होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है, थोड़ा सा मोटा तार बनाता हूँ, ठीक है, ये तार है, इसमें हम लोग लंबाई लगा के कोई वस्तु लगा के लटका दिए। तो वस्तु अपने नीचे तो कितना बल लगाएगी, mg लगाएगी, आपको पता है, यानी ये हो गया प्रतिबल, F हो गया। फिर इसकी कितनी ये कितना एरिया पर लगा रही है, तो एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है कि πr² हो जाएगा, तो एरिया हम लोग का निकल जाएगा। तो ये हो गया A और ये हो गया प्रतिबल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा F/A, A कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा, ये हो गया। फिर अब इसके नीचे हम लोग को क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है हम लोग को विकृति में मान लीजिए कि डेल्टा एल परिवर्तन हुआ और ये प्रारंभिक था एल। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ, उसी बात को यहाँ पर लिखा हो कि mgl/πr² डेल्टा एल, ठीक है, उसी बात को लिखा हुआ है। सबका अपना अपना तरीका है, बस एक बता दिया, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक में क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बीटा में कि अभिलंब प्रतिबल लेते हैं। इसमें अभिलंबवत प्रतिबल जो 90 डिग्री पर लगता है सीधा लंबवत, और फिर उसके आयतन में कितना विकृति हुई, यानी लंबाई चौड़ाई में। इसका फार्मूला ये होता है, ठीक।
ये आयतन है कि कितना आयतन में परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक आयतन, और ये अपना अभिलंब प्रतिबल है। फिर देखिए दृढ़ता गुणांक भी इसे बोलते हैं, या अपरूपर गुणांक भी क्या बोलते हैं, तो इसमें अपरूपर वाला प्रतिबल लेते हैं और ये अपरूपर वाला विकृति लेते हैं। बात देखिए बस इसके नाम में है कि यंग होगा तो यंग और अनुदैर्ध्य वाला लेंगे, आयतन वाला होगा तो आयतन वाला प्रतिबल लेंगे, और ये दृढ़ता वाला होगा तो अपरूपर वाला लेंगे, और सब बात वही है। ये देखिए ए वाला है अपना ये एफ हो गया प्रतिबल। थीटा जो है आपको पता है कि ये अपरूपर विकृति का है, tan थीटा वाला, यानी उसी को वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब देखिए प्ररोध या दाब क्या होता है। प्ररोध आपको पता है कि लंबवत दिशा में कार्यरत बल को ही एक तरह से दाब ही होता है। प्ररोध लंबवत दिशा में जो बल लगाते हैं वही आपका कार्यरत बल, वही होता है आपका प्ररोध या थ्रस्ट। और दाब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है 98 डिग्री पर, उसको हम लोग बोलते हैं दाब, प्रेशर। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। अब पास्कल में ये आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि वायुमंडल द्वारा आरोपित बल। अच्छा, आप कहेंगे कि वायुमंडल द्वारा किसे लगाया जाता है, तो आपको पता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, गैसों का ऐसे परत दर परत हैं, तो ये परतें अपने ऊपर एक दाब लगाती हैं, इसकी सबकी, इसके ऊपर इसकी लगेगी, इसके नीचे इसकी लगेगी, इसके नीचे, कुल मिला के ऐसे लगते हमारे ऊपर एक दाब लगता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका मात्रक बार होता है, ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अब देखिए इसको नापते कैसे हैं, तो इसको बैरोमीटर से नापते हैं, और उसमें होता है पारा, और ऊपर ये जो खाली वाला भाग है निर्वात होता है, ये होता है पारा, कांच में रहता है। देखिए अगर इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है आपका कि अगर अचानक नीचे गिर गया पारा तो क्या होगा, तो आनी आने वाली है। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो मतलब वर्षा होने वाली है, या धीरे धीरे ऊपर चल रहा है तो मौसम साफ होगा, ये पूछता है, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएंगे तो आप ये जो वायुमंडल वायु की जो परत है तो धीरे धीरे छेदते जाएंगे, तो मान लीजिए इतना ऊपर चले गए तो इन दोनों का नहीं लगेगा, अब इन तीनों का लगेगा, फिर और ऊपर चलेंगे तो इन सब का नहीं हटेगा। तो वही है कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब आपका घटता है, और क्वथनांक भी घटता है। ओके, वही बात दिया कि पहाड़ों पर खाना बनाना क्यों कठिन होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी घट जाता है तथा क्वथनांक भी घट जाता है। और बोला है कि देखिए वायुमान में फाउंटेन पेन क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उसकी स्याही बह जाती है। स्याही क्यों बह जाती है, क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और जो ऊपर रिफिल होती है उसमें जो दाब लगा के स्याही भरी रहती है वो तो नीचे के लिए बनी हुई है, ऊपर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, तो स्याही ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर नाक पर खून आने लगता है, क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड को तो पता नहीं कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे, वो तो नीचे के जैसा डिजाइन किया गया है, बना है। तो क्या होता है कि ऊपर जाने पर वो अपना उतना ही दाब लगाता रहता है, जहाँ से कमजोर पाता है फट जाता है, तो नाक में अक्सर करके कमजोर नसें रहती हैं, फट जाती है। अब देखिए घनत्व तथा अपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर है। घनत्व तथा अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो घनत्व आपको पता है कि ये द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम लोग घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं। और अपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ की तुलना जल के घनत्व से कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अपेक्षिक घनत्व। ओके, जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का हम निकालें तो पदार्थ का घनत्व बता में जल का घनत्व का मात्रक के भी घनत्व का मात्रक के भी तो कट जाता है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक पूछता है अक्सर करके, एयरफोर्स नेवी में पूछ चुका है, वो बहुत सारे कंपटीशन में पूछ चुका है, मेरे को याद है। तो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता है, जबकि क्या बोलते हैं कि घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो हम लोग कभी का पढ़ रहे थे ठोस पदार्थों का गुण के बारे में। अब देखिए अब थोड़ा पढ़ेंगे तरल पदार्थों का गुण क्या होता है। अभी प्रत्यास्था दुनिया भर का पढ़े, ये सब क्या था, ये था आपका ठोस पदार्थ। अब लोगों पढ़ेंगे तरल पदार्थ के बारे में कि तरल पदार्थ का आंतरिक गुण क्या होता है। अभी हम लोग ठोस के बारे में पढ़े।
देखिए तो तरल का दाब, तरल में दाब, ये तरल में दाब क्या होता है भाई? तो तरल में दाब क्या होता है कि द्रव स्तंभ पर लगने वाला दाब। तो कहेंगे द्रव स्तंभ क्या होता है, तो ये आपको पता होगा कि अगर कोई भी केस नली में भर दिया जाए आपका द्रव, तो उस पर एक दाब लगाता है, उसी को हम लोग तरल दाब कहते हैं। इसका मान कितना हो जाता है? एच रोजी हो जाता है। जितना ही आप ऊपर या नीचे जाएंगे उतना ही आपका दाब लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, इसे हाइग्रोमीटर में नापा जाता है। और हाँ, शुद्ध जल का पूछता है घनत्व कितना होता है, तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। और बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो 0.9 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। ओके, बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम पर सेमी क्यूब। अब देखिए द्रव का कुल दाब बराबर, जैसे कुल दाब कितना होगा, तो उसका दाब और वायुमंडलीय दाब जोड़ दीजिए, तो पूरा आपका दाब निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आपको समझ में आए। जैसे एक झील के सतह से 10 मीटर नीचे एक तैराक जाता है, यानी आपको हाइट कितना दे दिया? 10 मीटर दे दिया। और पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। दाब ज्ञात करना है झील के जल का घनत्व दे दिया 10.3 kg पर मीटर क्यूब, आपका डेंसिटी यानी रो ए दे दिया, रो। अब देखिए हमें निकालना है, तो हमें पता है कि अगर दाब निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो हमें एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय प्रेशर, पीए का मतलब प्रेशर है, लेकिन ए का मतलब एटमॉस्फेरिक है, तो ए हो गया। और बस एक मिनट सॉरी। देखिए जैसे में इसमें क्या है कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये एच रो जी आपका फार्मूला हो गया दाब का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता कि 1.01 × 10⁵ होता है। और ये आपका ये एच का मान तो 10 है, 10 मीटर गढ़ा गया है। और रो घनत्व है, तो घनत्व 10⁻³ है। और जी आपको पता है कि 10 लेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका ए आएगा, और यानी लगभग 2 वायुमंडलीय दाब। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए पास्कल जी ने नियम क्या दिया था। पास्कल जी का एक सिंपल सा नियम था कि अगर किसी भी वस्तु में, अगर मान लीजिए कि कोई भी पाइप है या कोई भी आकार की वस्तु है, अगर उसमें द्रव भरा हुआ है, अगर उस द्रव पर हम लोग दाब लगाते हैं, तो वह द्रव में पर लगा दाब उस द्रव द्वारा वस्तु के दीवार पर हर जगह समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से। तो मान लीजिए कि आप हमने 10 न्यूटन लगाया या 20 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, तो यहाँ मान लीजिए कि 2 यहाँ पर 2 2 2 2 ऐसे हर जगह ऐसे इतना इतना वितरित हो जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे करते हुए, यानी 20 से होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इतना में वितरित हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर देखिए इन्होंने वही उनका नियम रहता है कि इन्होंने दो कि प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा, ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम होगा कि द्रव पर लगाया गया दाब प्रत्येक दिशा में समान रूप से संतुलित हो जाएगा, यानी हर दिशा में समान रूप से लगता है, इनका दूसरा नियम हो गया। अब इनका कुछ अनुप्रयोग हुए, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, उसमें देखते हैं मोबिल होती है गाड़ी में, उसी से लगता है। और जेसीबी मशीन है, ये भी इन्हीं का उदाहरण है, पास्कल के नियम जी का है। ओके, अब देखिए आर्किमिडीज जी आए थे, उन्होंने क्या बताया था। आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है, तो इन्होंने आपको वस्तु पता है कि जहाँ आर्किमिडीज जाते हैं सीधा तैरने की बात आती है। तो जल के उच्छेप का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, जल का पानी जो कितना
बल लगाता है या ऊपर की तरफ फेंकता है। तो उत्प्लावन बल यानी ऊपर, अच्छा हाँ, ये हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ऊपर की ओर कार्यरत बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई द्रव ही है टैब में, कोई वस्तु डुबोए तो इसके भार में कुछ कमी लगने लगती है, तो जो कमी लगती है, जितना भी कमी लगती है उतना वो पानी को हटा देता है। तो उसके भार में कमी जितना भी अब ग्राम या केजी का लगेगा, वो समझ लीजिए कि उतना पानी वो वहाँ से हटा दिए। ओके, अब इसके उदाहरण क्या है? जीवन रक्षा पेटी, पनडुब्बी, वायु दाब मापी आदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर कुछ नियम इसके दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान जल के द्रव्यमान से ज़्यादा है तो सीधा डूब जाएगी, जैसे लोहे की कील, यहाँ पर वही दिया गया है। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर कोई सी वस्तु का द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान के बराबर है, यहाँ पर गलत चित्र बनाया है, तो वस्तु पर पानी पर तैरेगी लेकिन डूब के तैरेगी, ठीक है, सतह पर डूब के तैरेगी। अगर मान लीजिए कि अगर उससे पानी के द्रव्यमान से उसका वस्तु का द्रव्यमान कम है तो थोड़ा सा आंशिक रूप से डूब के तैरती रहेगी, यानी ये ऊपर रहेगी। यही होता है नाव में। ओके, अब देखिए दुग्धमापी जो है लैक्टोमीटर वो और हाइग्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पे ही काम करता है। और ये आपसे एक ये भी दिया हुआ है, ये भी कभी कभी पूछता है कि अगर मान लीजिए कि समुद्र में या नदी में बर्फ दूध तैर रहा है, उसका 1/10 भाग ही ऊपर रहता है, यानी 10 में से सिर्फ 1 भाग ही ऊपर रहता है, 9 भाग इसका नीचे रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। इसीलिए अगर बर्फ पूरी तरह अगर पानी में पिघल जाए तो उसके सतह में कोई, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी में बर्फ रखे हुए हैं और ये पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, यहाँ तक ये पिघल भी जाएगा बर्फ ना, तो इसका सतह इतना ही रहेगा। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यही सब लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो देखिए एक प्रकार का द्रव का एक प्रकार का गुण है कि हमेशा पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि अपने हमेशा एरिया को कम से कम रखना चाहता है, तो एक निश्चित लंबाई में एक बल लगाता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये हमेशा अपने, जैसे बारिश की बूंदें देखते हैं छोटी छोटी होती है, क्यों नहीं फुहारा जैसा, जैसे सेंट जैसा एकदम फैल जाती हैं, ऐसा नहीं, छोटी छोटी बूंदें होकर गिरती हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही। ठीक, तो वही दिया है कि एकांक लंबाई पर लंबवत बल नहीं, जैसे लंबाई है उसी में बल लगाता है, अपने आप को एरिया को छिकुलता है, उसको टेंशन होता है, सरफेस टेंशन। तो टेंशन बराबर होता है F/L, यानी न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है, ऐसे जूल मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर हो जाएगा जूल, अब मीटर नीचे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी सरफेस टेंशन क्या होता है। अच्छा, इसे सरफेस टेंशन से पहले से इसमें दिया नहीं है, संजन और असंजन बल आता है। ससंजन बल तथा असंजन बल। तो संजन बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल है, जैसे मान लीजिए कि पानी के अणु हैं तो उसमें लगता है, या पानी के अणुओं के बीच लगने वाला। और यह असंजन बल क्या है कि वो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, मतलब कि पानी और, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, जैसे पानी हुआ और तेल हुआ, दोनों को डाले मिल गया, तो इसका मतलब असंजन बल इन दोनों में, हालांकि मिलेगा नहीं, बस मैं इसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे खान सर ने एक बार बताया था कि वो जैसे ओठ पे अगर आप लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, तो आपके ओठ पे बढ़िया से चिपक जाता है, लैक्मे वाला या कोई भी, तो उसमें ओठ में और वो आपके लिपस्टिक में असंजन बल की मात्रा ज़्यादा है, तभी चिपक जा रहा है। ओके, तो देखिए, तो पृष्ठ तनाव के बारे में आपको पता हो गया होगा। अब मात्रा का मापन कैसे करते हैं? T बराबर mg, वही है, किसी द्रव में कोई वस्तु है तो mg/L है, F लगाया हुआ है। अब देखिए, अच्छा हाँ, पृष्ठ तनाव तथा ताप में सीधा उल्टा संबंध होता है, ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। ओके, इसीलिए गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा में। क्रांतिक ताप 0 होता है, आपको भी पता है। अशुद्धि मिलाने पर भी इसका कम हो जाता है पृष्ठ तनाव। ओके, क्रांतिक ताप पर यह पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्रांतिक ताप पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, मतलब तनको नहीं लगेगा। अशुद्धि मिलाने पर भी इसमें कमी आ जाती है, इसीलिए केरोसिन तेल अगर पानी पर छिड़क दिया जाता है तो मच्छर के जितने भी लार्वा हैं वो सब डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। ओके,
बात समझ में आएगी। पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, इसे तो बहुत कम पढ़ा जाता है, देख लीजिए फिर भी। पृष्ठीय ऊर्जा क्या हो जाता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने के लिए कार्यरत ऊर्जा, जैसे मान लीजिए को क्षेत्रफल को तो सिकुड़ेगा, जैसे जल है, वाटर ही है, द्रव के बारे में हम लोग पढ़ें, कोई भी द्रव है अपने पृष्ठ को सिकुड़ना चाहेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं और कितना क्षेत्रफल पकड़ते हैं, उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। ये बहुत कम पूछता है। अब देखें कशिकत्व क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई धीरे धीरे कोई भी कपड़ा है या कुछ भी है, उसमें धीरे धीरे द्रव चढ़ रहा है या धीरे धीरे उतर रहा है, उसी को कशिकत्व कहते हैं। एकदम सीधी बात में यही होता है। मान लीजिए कि एक कपड़ा को भिगोना है, उसका एक कपड़ा है, एक यहाँ पर भिगोया, धीरे धीरे अपने से ये ऐसे ऐसे पानी ये पूरा भीग गया, यहाँ पर सिर्फ पानी में इसका एक बूंद भिगो के रखे हैं, पूरा भीग गया, तो इसका मतलब कशिकत्व काम कर रहा है, धीरे धीरे ऐसे भिगो रहा है। तो उसी को कहा है कि इस नली से द्रव के ऊपर या नीचे चलने की प्रक्रिया को हम लोग कशिकत्व कहते हैं। जैसे पौधों में पानी का ऊपर चलना, सिर्फ कशिकत्व का तो उदाहरण नहीं है पानी ऊपर चलना, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है। शरीर में रक्त वाहिनियों का, ठोस सतह पर पानी का फैलना, लालटेन से तेल का ऊपर चलना, ये भी एक कशिकत्व का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, या सूती वस्त्र है, उसको भिगोने पर पूरा भीग जाएगा, ये भी कशिकत्व का उदाहरण हो जाएगा। देखिए श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होता है। तो ये विस्कोसिटी एकदम सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे द्रव बह रहा है, ऐसे पानी ऐसे बह रहा है, तो ऐसा नहीं कि पानी में भी परत होती है, एक परत दो परत। जैसे मान लीजिए पूरी नदी है, इतनी गहरी है, इतना गहरी है, तो ये पानी के परत होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला परत सबसे ज़्यादा गतिशील होता है, फिर नीचे वाला उससे थोड़ा सा कम होता है, इससे नीचे वाला थोड़ा सा कम है। सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो स्थिर रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है। तो इन दो परतों के बीच में दो बल लगता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं श्यानता। क्या होता है कि हमेशा दूसरी वाली जो परत होती है पहली वाली परत की गति का विरोध करती है, तो इसी को विरोध को हम लोग कहते हैं। तो विरोध करती है तो कोई बल लगाती होती होगी, उसी को हम लोग कहते हैं श्यानता। तो देखिए उसी बात को लिखा है कि तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला तरल का गुण, मतलब कि द्रव का गुण, तो वही विरोध करने वाला कुल मिला के गुण। ठीक है, अब इसका फार्मूला कितना आता है, कितना बल से विरोध करेगी। तो ये देखिए, क्योंकि ये सीधा विपरीत दिशा में ये जाएगी, इधर बल लगाएगा तो ये इधर लगाएगी, तो इसीलिए आपने निगेटिव लिया है। निगेटिव ये हो गया ईटा आपका, ठीक है, ईटा हो गया। और ये कितना एरिया में लगा रहा है, ये वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये क्या है कि ये आपकी ये कितना है, कितना वेग में परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ पर वेग मान लीजिए कि 10 था, यहाँ पर 8 हो गया, तो यानी 2 का परिवर्तन हो गया ना। तो ये वेग में परिवर्तन, कितना दूरी है इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया इसका दूरी। अच्छा, ईटा को हम लोग बोलते हैं श्यानता गुणांक। अगर ईटा को इधर ही रहने दें तो आपका फार्मूला बनेगा, जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ईटा बराबर एफ, ये दूरी हो गई, लंबवत दूरी, ये आयतन हो गया, और ये आपका हो गया वेग परिवर्तन। इसका सब मात्रक निकालेंगे तो आपको पता है कि ये न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, और ये आपका एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो देखिए बहुत कट पिट जाएगा, न्यूटन मीटर बटा में मीटर स्क्वायर आया हो गया मीटर क्यूब। तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा, तब वो न्यूटन पर मीटर के पावर, ये मीटर के पावर 4 हुआ ना, क्योंकि एक ही कटा ना, एक तो बाकी है। और इसे करेंगे तो आपको पता है कि इसका भी मात्रक, चलिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा। देखिए श्यानता का गुण का एसआई मात्रक किलो पर मीटर सेकेंड होता है, उसको और कटाए होते तो हो गया होता, किलो पर मीटर सेकेंड होता है। इसे पॉइजली भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये पूछता है कि पॉइजली किसका है, किससे संबंधित है या किसका मात्रक है, तो इसको हम लोग श्यानता से है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। आपको पता है कि वैसे भी हम लोग ये द्रव और गैस के बारे में पढ़ रहे हैं,
ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी जो बल लगता है वो कम हो जाता है, परंतु गैसों में बढ़ जाती है क्योंकि गैसों के जो अणु हैं वो ज़्यादा आपस में टकराने लगते हैं, बढ़ जाएगी तो ऐसे तो गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है और द्रव की घट जाती है। ओके, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया है तो इसमें किसका ज़्यादा रहेगा सांद्रता, तो शहद का ज़्यादा रहेगा, पानी का थोड़ा कम रहेगा, केरोसिन का उससे भी कम, पेट्रोल का उससे भी कम, गैस का उससे भी कम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जल की दो समांतर परतों के बीच सापेक्ष वेग, यानी जो अभी बताया डेल्टा भी सापेक्ष वेग जो है वो कितना है 7.0 तथा परतों के बीच की लंबवत दूरी डेल्टा x बराबर 0.2 सेमी, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये भी सेमी पर सेकेंड में दिया है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मीटर में दिया रहता तो हमें इसको भी मीटर में करना पड़ता। सेकेंड में दिया है, फिर पूछा है कि वेग प्रबलता ज्ञात कीजिए, हमें बताया था कि वेग प्रबलता ए है तो 7.0 बाई 0.2 कितना हो गया आपका 3.5 इन 3.5 हो गया। अब मात्रक हो जाएगा आपका पर सेकेंड हो जाएगा ना, यहाँ पर तो मात्रक कुछ नहीं हो, बस पर सेकेंड होगा, प्रति सेकेंड। वेग प्रबलता का मात्रक याद रखिएगा, खाली प्रति सेकेंड होता है क्योंकि सेमी से सेमी कट जाएगा, अब प्रति सेकेंड होता है। अब द्रव का प्रवाह तो धारा रेखीय प्रवाह होता है द्रव का, और ये बिना धारा रेखीय प्रवाह भी होता है, ठीक है। तो द्रव के कण एक समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं, अगर आराम से एक निश्चित वेग में बढ़े तो एक रेखीय वेग में धारा प्रवाहित होती है, अगर उसके वेग अगर उस निश्चित मान से ज़्यादा हुआ उसी को बोलते हैं क्रांतिक वेग। अगर उस मान से, अगर मान लीजिए कि निश्चित वेग है, अगर उस वेग से ज़्यादा हुआ तो पानी नहीं देखते एकदम छितरा के बनने लगता है, जैसे पाइप का मुँह ही है, अगर देखेंगे कि निश्चित वेग से आएगा तो एकदम धीरे धीरे स्लोली गिरेगा, अगर तेज कर दिए तो पूरा छितरा आ जाएगा। ओके, तो वही है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या होता है कि वह वेग जहाँ से अगर ज़्यादा और बढ़ा दिए वेग तो पानी छितराने लगे या इधर उधर जाने लगे, तो उस अधिकतम वेग को ही जब तक धारा रेखीय प्रवाह हो उसी को कहते हैं क्रांतिक वेग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नौली जी का प्रमेय। बर्नौली जी का प्रमेय हम लोग देखेंगे, ये ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है, उन्होंने सीधा एक ही बात बताया था, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ शॉर्टकट में जो बातें लिखा है। मान लीजिए कि ये पाइप है, ठीक है, पाइप में जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे मैं बना देता हूँ, अरे ये क्या हो रहा है भाई, मान लीजिए पाइप थोड़ा ऐसी है, नहीं तो कैसे तो कहेंगे, मान लीजिए पानी इसमें बह रहा है, तो यहाँ पर जो रहेगा बर्नौली जी ने यहाँ बताया था कि यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वहीं पर वो इतना पाइप यहाँ भी प्रेशर रहेगा, उतना भी यहीं भी प्रेशर, यानी इसका जो दाब रहेगा हमेशा वो नियत रहेगा हर जगह। ओके, यही उन्होंने बताया नहीं, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, इसकी कहीं भी रहेगी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। उसी बात को ये दुनिया भर के लिखे हैं क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। देखिए वही बात को लिखे, जब कोई आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन में कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है या नियतांक होता है। जहाँ पर देखिए स्थैतिक दाब आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा गतिक दाब, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एक नियतांक आएगा। ओके, देखिए रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब इसका अनुप्रयोग क्या किया जाता है तो वेंचुरी मीटर में किया जाता है, वायुमान के पंखों की आकृति में उसका किया जाता है, मैग्नस प्रभाव में किया जाता है। मैग्नस प्रभाव क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे हवा या पानी में अगर घूमती हुई एक गोल गेंद फेंक दें तो एक तरफ दाब कम हो जाएगा, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे नहीं देखते हैं कभी कभी फव्वारे पर घूमती हुई गेंद अटकी रहती है, तो मैग्नस प्रभाव का ही है। यहाँ पर उदाहरण भी कुछ दिया है कि तेज आंधी से आने पर तीन का उड़ जाना, प्लेटफार्म पर अगर तीव्र गति से ट्रेन आ रही है तो उससे दूर रहना चाहिए, तो पास में रहने पर अपनी तरफ खींच लेती है, या कूड़ा करकट वहाँ के उड़ने लगते हैं, क्यों, उसी की वजह से। या दो जहाज़ों के बीच की प्रॉपर दूरी होनी चाहिए, जहाज पानी वाली, नहीं तो कहीं आपस में टकरा जाती हैं। तो सब इसी के उदाहरण है आपके बर्नौली प्रमेय के।
ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।